हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एग्जाम के बचे हैं सिर्फ 2 दिन और आपका बहुत सारा प्रेशर ओवरलोडिंग आपके ऊपर पड़ने वाला है कि भाई साइंस में कैसे क्या तैयारी करें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत शानदार सॉल्यूशन। हम आज साइंस का इन्वायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी मार्क्स आपके आने की संभावना है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मैं आपको एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है सबसे लास्ट वाला, इन्वायरमेंट, 10th क्लास साइंस एमपी बोर्ड। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से होते हैं? जैव निम्नीकरण यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से हमारे पास? फलों के छिलके, केक और नींबू आदि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यानी पर्यावरण के मित्र के रूप में व्यवहार कौन करते हैं? हमारे पास ऑप्शन आएंगे, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, बिल्कुल पॉलीथीन बैन हो चुकी है हमारी, पॉलीथीन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। कार समाप्त हो जाने पर लाइट बंद करना, बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं करना है हमें इलेक्ट्रिसिटी का। साइकिल से विद्यालय जाना ताकि पोल्यूशन ना फैले बाइक गाड़ी का। और उपरोक्त सभी इसका मतलब इसका आंसर हमारा सीधा कहाँ जाएगा? उपरोक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किसी पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? पारितंत्र यानी बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़े स्थान का पर्यावरण। इसके प्रमुख घटक जो होते हैं वो होते हैं हमारे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो उसमें हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। और हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन बन के आया है कि पारितंत्र की खोज किसने की थी? A.G. टेंसले ने पारितंत्र शब्द की और परितंत्र के बारे में बताया हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरे पौधे किस कोशी स्तर में आते हैं? कोशी स्तर पूछ रहे हैं। कोशी स्तर का मतलब जो पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो प्रकृति में पौधों को उत्पादक कहा जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? प्रथम कोशी स्तर की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सबसे बड़ा पारितंत्र होता है महासागर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पारितंत्र में मानव को किस श्रेणी में रखा गया है? एक पारितंत्र में मानव को रखा गया है सर्वाहारी में, जो पौधों से भी भोजन प्राप्त करता है और जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हमारे पास, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, याद रखना। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? वो रसायन जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है तो उसका नाम है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हो सकता है आपसे इसका फॉर्मूला भी पूछा जाए कि CFC का पूरा नाम तो आपका हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या CFC का फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला भी अधिकतर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा CCl2F2। ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशा में होता है, याद ही रखिएगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न आता है जो कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षा में, वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न आता है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव एक दूसरे को अपना आहार बनाते हैं या एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आता है, जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? जीवाणुओं को और सूक्ष्म जीवों को, कवक आ गए, कवक और जीवाणु क्या? सूक्ष्म जीव है। प्रकृति में इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? अपघटक की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अगला आता है, पानी, वर्षा के पानी को एकत्रित करना और उसके बाद इसका उपयोग करना या उपयोग में लाना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं वर्षा जल संग्रहण, और इंग्लिश में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न हमारे पास, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे? प्रकृति में उत्पादक। एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में हमेशा याद रखना, ऊर्जा केवल और केवल 10% अगले स्तर में स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा वातावरण में खर्च हो जाती है किसी न किसी रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व में मनुष्य की क्रियाकलापों से वातावरण का ताप बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? यानी मनुष्य द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बावजूद जो गैस बढ़ के कारण, जैसे मीथेन है और जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, इनसे जो तापमान बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है,
नेक्स्ट आता हमारे पास खाद्य जाल किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आहार जाल या खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं यानी आहार श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं तो जो जटिल अवस्था का निर्माण करती हैं उसका नाम क्या होता है, खाद्य जाल होता है। फिर आता है हमारे पास पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। बस सबसे इजी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो इसका आंसर हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उसे हम कहते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच आदि। नेक्स्ट आता है हमारा अपशिष्ट किसे कहते हैं। अपशिष्ट यानी हमने इसमें लिखा उपयोग के उपरांत, उपयोग करने के बाद त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है, वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसके आधार पर पोषण, तो पोषण के आधार पर उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका में। कब, 1985 में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। कितने कारण बताने अपने ग्लोबल वार्मिंग के, 2। तो पहला कारण है हमारा वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में CO2 की वृद्धि हुई है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन के लगातार दोहन से या दहन होने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण गैस एरोसोल, जिसमें आती है हमारी CFC। इसका AC और रेफ्रिजरेटर के रूप में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना, जिस गैस के कारण भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हो रही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरणीय प्रदूषक जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, हमारे अजैव निम्नीकरण है। ठीक है, प्लास्टिक, पॉलिथीन और कृषि रसायन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है परीक्षा में IMP ऑब्जेक्ट के रूप में, अंतरों में पूछा जाएगा। जैव निम्नीकरण प्रदूषक और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक को उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो पहला है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित होकर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। ये वह पदार्थ होते हैं जो अपघटित नहीं होते और लंबे समय तक प्रकृति में बने रहकर पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। दूसरा है, जंतु वनस्पति के अवशेष, इसमें आते हैं उदाहरण में। पॉलिथीन, प्लास्टिक, इसमें इसके उदाहरण में आते हैं। ऐसे हमारा अगला प्रश्न बनता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए। इसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तो हमने इसमें लिखा उत्पादक उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करती है, वो है खाद्य श्रृंखला। इधर लिखा हमने अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है, खाद्य जाल। जीव संख्या इसमें कम होती है, इसमें जीवों की संख्या अधिक होती है। ऊर्जा का प्रवाह इसमें एक दिशा में होता है, ऊर्जा का प्रवाह इसमें एक दिशा के साथ साथ कई बार बहुपथी यानी बहुदिशा में भी होता है। फिर अगला प्रश्न आता है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। अगर अम्ल वर्षा के बारे में आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे कि वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसके, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड व अन्य गैसें वर्षा जल के साथ क्रिया करके अम्ल के रूप में बरसते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष माने अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और हमारे पास अगला प्रश्न आता है, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जीवाणु, कवक किसके उदाहरण हो गए, हमारे अपघटक के। अगला प्रश्न आ गया हमारे पास, स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखना, प्रकृति में सूर्य का प्रकाश का केवल 1% भाग हरे पौधे इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने में। अगला आता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा पहुंचती है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 10%। आगे बढ़ते हैं, किसी पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कब तक, चौथे स्तर में, क्योंकि पहले स्तर में ज्यादा होती है, पौधे होते हैं। दूसरे स्तर में प्राथमिक शाकाहारी होते हैं, तृतीय में द्वितीय यानी मांसाहारी होते हैं, और चतुर्थ में होते हैं सर्वाहारी। वहां तक ऊर्जा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट या खत्म होने वाली होती है। जीवों के मध्य जब आहार श्रृंखला शाखान्वित होकर एक जाल बना है, तब उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल या आहार जाल।
ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब पेपर में आने की पूरी संभावना है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक दिशा वाला होता है। अगला है, फलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए पीड़कनाशक या रासायनिक का उपयोग अधिक होने से रासायनिक पदार्थ जल स्रोत में चले जाते हैं, तो उससे कौन सा प्रदूषण होता है, उससे जल प्रदूषण होता है। अगर हम जला देंगे तो गैस के रूप में वातावरण में पहुंचेंगे तो वायु प्रदूषण होता है, अगर वो मिट्टी में रह जाएंगे तो मृदा प्रदूषण हो जाएगा। आगे, पीड़कनाशी जल में मिल जाते हैं, किसके द्वारा अवशोषित करते हैं बेटा, वो पौधे उसको अवशोषित करते हैं। पौधे द्वारा अवशोषित रसायन और पीड़कनाशी अंत में किसके शरीर में सर्वाधिक संचित होते हैं, मनुष्य के शरीर में, क्योंकि हम क्या करते हैं, पौधों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक रसायन और पीड़क नाशक को संचित होना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। ओजोन का कार्य क्या होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन हमारे वातावरण से 23 किलोमीटर की ऊंची एक परत है जो क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन यानी O3 का निर्माण कैसे होता है कि जब वायुमंडल में ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन से ब्रेक होती है तो हमारे पास दो ऑक्सीजन के दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या बनाता है, O3 जो कि एक लेयर के रूप में हमारी रक्षा करते हैं पृथ्वी की। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का कारण क्या है, तो वो हमारा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का उपयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में और अग्निशामक में। CFC रहित रेफ्रिजरेटर किस समय प्रारंभ हुए, ये आ सकता है CFC रहित, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने, बहुराष्ट्रीय देशों ने ये निर्णय लिया है कि हम CFC का इस्तेमाल नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। इसलिए ऐसे कौन सी सन थी जब ये निर्णय लिया गया था कि हम CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, उसका है 1987। तो इस तरह ये आपका पर्यावरण चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चन और कुछ आवश्यक प्रश्न थे जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, जिसमें न्यू वीडियो लेकर आपके पास आऊँ। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू।